लाइव है। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हैं। रम्या, राजीव, त्रिलोक, अशोक, सुमन, विशाल, देवा, कृष्णवीर, दीक्षा, नेहा, उत्कर्ष, अजय, आशीष, राहुल। इनमें से सभी बच्चों की इच्छा है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने की। देखिए बच्चों, आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा बच्चों। एक बार आप मुझे कमेंट्स में यह बता दीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आपका प्राइम टारगेट ये है। देखिए, जब भी आप तैयारी करो तो एक ही पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर तैयारी करो, और उससे मिलते जुलते जितने एग्जाम है साइड बाय साइड, वो सारे कवर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई रेलवे आ गया अब रेलवे की कर लूं, अब सीपीओ आ गया अब सीपीओ की कर लूं, 6 महीने बाद सीजीएल है सीजीएल की कर लूं, सेचसल है सेचसल की कर लूं। एक बार आप मुझे बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर आप में से लोग एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही सबसे समझदार हैं। कि जो बच्चा सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करता है वो सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सारे स्टेट एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी दरोगा, है ना, किसी भी स्टेट एग्जाम का जो है, पुलिस या कांस्टेबल का पेपर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जीडी का पेपर, एसएससी जीडी का, इन सभी एग्जाम के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। अकेला एसएससी सीजीएल एकमात्र ऐसा पेपर है। सीजीएल एक ऐसा पेपर है जिसके नीचे सैकड़ों एग्जाम आते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट करके तैयारी कर लो तो दुनिया भर के पेपर ऐसे हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो केवल रेलवे को साथ में रख के तैयारी करता है। आप बताओ, रेलवे का पेपर 4 साल 5 साल में एक बार होता है, फिर दोबारा तो पेपर होगा नहीं। आपने रेलवे की तैयारी करी, 1 साल लगा के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तो तैयारी आपकी वेस्ट है। आपको सीजीएल के लिए, सेचसल के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे फर्जी एग्जामों में मुंह क्यों डालना अपना? अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी करते तो रेलवे का पेपर आपका ऑटोमेटिकली तैयार होता। बात आई ना समझ में? तो बहुत नीचे लेवल के एग्जाम की तैयारी मत करो कि आप तैयारी एमटीएस की कर रहे हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो लड़के केवल नीचे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मेरे दोस्तों कभी नहीं, बहुत मुश्किल होते उनको एग्जाम निकालने में। क्यों? क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सेचसल की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, वो हर कोई बालक एमटीएस का फॉर्म भरेगा। अब बताओ, जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी कर रखी है वो पेपर पहले निकालेगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाला वो पहले निकालेगा? तो इसलिए हमेशा टारगेट बड़े से बड़ा रखना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि भैया प्री प्री जो है वो क्वालिफाई हो गया है, यानी कि आपका प्री के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड ही नहीं होते, और बच्चे केवल प्री को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई भी करेंगे तो उसका फायदा क्या है? बात समझ लीजिए कि आज का समय ऐसा है कि प्री और मेंस में ज्यादा गैप नहीं मिलता। पहले होता था प्री और मेंस के बीच में 6-6 महीने का गैप होता था, बच्चे प्री निकाल लेते थे फिर मेंस की तैयारी करते थे। आज गैप ही वो 40-45 दिन का है। यानी कि आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्री जमा मेंस एक साथ पढ़ना पड़ेगा, प्री प्लस मेंस। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि लिखते हैं मैथ स्पेशल प्री प्लस मेंस, और केवल प्री लेवल का पढ़ाते हैं, वो मेंस का पढ़ाते ही नहीं है। बच्चा खुश तो रहता है लेकिन मेंस में जाके टाए टाए फेस। 99% बालक जाके मेंस पे फेल होता है, 99%। क्यों? इसलिए नहीं कि वो समझदार नहीं था या वो कर नहीं सकता था, इसलिए कि उसने कभी मन लगा के मेंस लेवल की पढ़ाई ही नहीं करी, वो केवल प्री ही पढ़ता रहा जिंदगी भर। तो बेटा, ये जो बैच आप पढ़ रहे हो ये प्री प्लस मेंस है। हर चीज को पढ़ने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम वो बेवकूफ बनाने वाला नहीं है कि
प्री प्लस मेंस लिख के मात्र प्री का पढ़ा के बच्चों को आगे टरका दिया जाए, वो काम कतई भी नहीं है। ये जो बैच है प्रैक्टिस बैच भी है, इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। अमन कह रहे हैं सर जी मेरे 12th में 93% है। ठीक है बेटा, 93% आप अपने पास रखिए, उसकी सरकारी नौकरी में कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। एक बात मैं आपसे भी कह देता हूं कि जैसे आपके 10th 12th के मार्क्स का कोई महत्व नहीं है, अगर आपके चाहे 100% मार्क्स क्यों ना हो, आप कोई भी पेपर दो, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपके 10वीं 12वीं में कितने नंबर थे, कोई नहीं पूछने वाला, कोई वैल्यू नहीं है वो, मतलब एक डस्टबिन में फेंक दीजिए उन मार्क्स को आप। ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम में रैंक 1 भी लाते हैं, सपोज आपकी सीजीएल में रैंक 1 है, तो आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, आप अपने टीचर को बता सकते हैं, आप खुद में खुश हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेने के बाद आपकी रैंक 1 थी, 2 थी, 3 थी, कोई नहीं पूछने वाला, आपकी रैंक गार्बेज है। एक रैंक 1 वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, रैंक 400 वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दोनों की बराबर इज्जत है, दोनों को बराबर तनख्वाह आनी है, दोनों का सेम प्रपोर्शन होना है। और वहां जाके डिपार्टमेंट में बोल भी मत देना कि मेरी रैंक 1 थी, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने वो कट ऑफ क्रॉस करी कि नहीं। वो कट ऑफ क्रॉस करना जो है वो मुश्किल काम है। सच्चाई यही है। ठीक है, आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों चीजें पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है मेरे दोस्तों। आपके चाहे पासिंग परसेंटेज क्यों ना हो 10th 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी हैं जिनके बोर्ड के पेपर में 95% थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैंने ऐसे बच्चे भी अपने सामने देखे हैं जिनके मात्र 55-60% थे और उनकी अंडर 100 रैंक आई है। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और कंपटीशन की तैयारी एकदम अलग है, पढ़ने का तरीका एकदम अलग है, स्ट्रेटजी एकदम अलग है। बस आपको यहां पे थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना है, पेशेंस रख के। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप लास्ट नाइट भी पढ़ के जाओगे ना, लास्ट नाइट भी पढ़ के जाओगे तो भी डिसेंट नंबर ला सकते हो। लेकिन कंपटीशन में आप साल भर ना पढ़ो और एग्जाम से 15 दिन पहले आप सोचो कि भैया लास्ट नाइट की तो छोड़ो कि 15 दिन पढ़ के मैं निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। दूसरी बात, अपने मन से मैं बिगनर हूं, मैं बिगनर हूं, मैं बिगनर हूं, ये कहना बंद कर दो। आप ही की तरह आप बिगनर हो तो ये कड़वी सच्चाई है कि आप ही की तरह रोज 1 लाख बिगनर आ जाता मार्केट में। आप कोई खास नहीं है, आप ही की तरह लाखों बच्चे हैं जो बिगनर हैं। तो बिगनर का रोना बंद कर दीजिए। बिगनर नहीं है आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं। बिगनर मत कहिए, आई एम ग्रेजुएटेड। कोई बिगनर नहीं यहां पे, सब ग्रेजुएटेड है, सब 12th पास हैं, सब 10वीं पास हैं, और 10वीं और 12वीं का ही सिलेबस आना है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बिगनर हूं इसका रोना बंद कर दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला। ये एक्सक्यूज किसी काम का नहीं है, कहीं काम नहीं आने वाला ये आपको। सुन लिया आपने बात? ठीक है, एवरेज और टैलेंटेड हो सकते हैं। देखिए एवरेज बालक क्या है, यह बात भी आप सुन लीजिए कि जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में मेहनत से पढ़ाई करी है, जिनके 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स तभी आए जब उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिन्होंने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने अंग्रेजी अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने जीएस अच्छे से पढ़ा है, उनको कहीं ना कहीं जरूर फायदा होता है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत फायदा होता है ऐसे बच्चों को। यह बात भी बिल्कुल सही है कि जिनकी अंग्रेजी और मैथ ये 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, इनकी नौकरी लगने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। यानी कि आपका कंपटीशन केवल फ्रेशर या बिगिनर से नहीं है, जो बिगिनर है
आपका कंपटीशन तो उनसे है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। एक बात मैं बताऊं, अगर भारत में 100 लड़कों की जॉब लगती है, जैसे सीजल का पेपर लीजिए, सीजल में अगर 100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो 100 में से 55-60 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो छोटी जॉब पे सिलेक्ट हैं। कोई हैदराबाद पहुंच गया, कोई तमिलनाडु पहुंच गया है, कोई लिंगमपल्ली पहुंच चुका है, कोई मुंबई पहुंच चुका है। वो अपनी पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए या अपने होम स्टेट में आने के लिए दोबारा से पेपर देते हैं। मोर देन 50% रिपीटर बच्चे ही हर साल सिलेक्ट होते हैं। यानी कि आप ये मान के चले कि जितनी सीट आ रही हैं एक फ्रेशर बच्चे के लिए, उसमें से आधी ही सीट है, आधी ही सीट। अगर 100 सीट आ रही हैं, 100 सीट, तो आप ये मान के चलिए कि 100 सीट में से 50 सीट तो ऑलरेडी जो बच्चे सिलेक्ट है उनके लिए रिजर्व है। क्यों? कि वो आपसे सीनियर हैं, आपसे 2 साल ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपसे 2 साल ज्यादा का अनुभव और ज्ञान है। और ये समझिए कि 20 सीट रिजर्व हैं। 20 सीट मेरे दोस्तों रिजर्व हैं SC ST कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, यानी कि 100 सीट आती हैं तो मात्र 30 ही सीट है जिनमें फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है अनरिजर्व कैटेगरी से। ये आप मान के चलिए। तो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है और बच्चे उस हिसाब से मेहनत नहीं करना चाहते। बच्चे करते कि बहुत कम जो है मेहनत करके हमको रिजल्ट मिल जाए। कम मेहनत करके रिजल्ट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपकी जो टारगेट, जो आपकी तैयारी, वो ओवरऑल कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम उतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी कि आपको सब कुछ आता हो, थोड़ा 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 सब कुछ आता हो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है 4-5 दिन पहले। जो यूपीएससी का टॉपर था, जो यूपीएससी का टॉपर था, उसके 54% मार्क्स आए हैं। 54% मार्क्स लाके, टोटल नंबर का 54% लाके उसने एग्जाम टॉप कर दिया। वहीं हमारे एसएससी का क्या हाल है? अगर आप एसएससी का टॉपर निकालो ना, एसएससी का टॉपर, तो एसएससी के टॉपर के कम से भी कम, कम से भी कम मेरे दोस्तों, कम से भी कम मेरे दोस्तों 88% से 90% नंबर होंगे, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं टॉपर के। ऐसी बैंकिंग का हाल भी है, बैंकिंग में 55-60% पे एग्जाम टॉप हो जाता है, जबकि एसएससी में मेरे दोस्तों 54% तो कट ऑफ ही नहीं जाती। एसएससी की कट ऑफ ही मेरे दोस्तों एग्जाम की 70% प्लस पहुंच चुकी है कट ऑफ। यानी कि मेरे दोस्तों, जितने नंबर पे बाकी एग्जाम्स में लोग टॉप कर जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा नंबर पे नौकरी लेना तो छोड़ो, आपकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती। एसएससी की कट ऑफ ही आजकल जो भी पेपर उठा लीजिए, चाहे आप सीजल का ले लो, चाहे आप सीएचएसएल का ले लीजिए, चाहे आप सीपीओ का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, कट ऑफ 70% प्लस पहुंच चुकी है। आप कहोगे सर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है मेरे दोस्तों कि एसएससी का जो एग्जाम है वो बहुत इजी आ रहा है, इजी। एसएससी का बहुत एग्जाम इजी है। जब इजी है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, कोई सारा का सारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर या इंटरव्यू खत्म कर दिया, उसकी वजह से इजी पेपर है, लेकिन सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है। वो कि इसमें आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है, ग्रामर, इंग्लिश में आपको वोकेबलरी भी करनी है, ग्रामर भी करनी है ना। जीएस में आपको स्टैटिक जीके भी करनी है, करंट अफेयर भी करनी है, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो भी करने हैं, और रीजनिंग तो मॉक टेस्ट से ही तैयार हो जाती है। तो इजी पेपर होने की वजह से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से यहां कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी है, क्योंकि लगभग लगभग जितने भी बच्चे अच्छे लेवल पे वो सभी फॉर्म भरते हैं। एसएससी की 8000 सीट के लिए, एसएससी की 8000 सीट के लिए 25 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। यानी कि एक सीट के लिए 300 से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, एक सीट के लिए।
एक सीट के लिए। तो कारण है मेरे प्यारे भाई, कोई बच्चा ये सोचता हो कि भैया मेरा एडवांस कमजोर है तो मैं एडवांस ना पढ़ूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होने वाला, बिल्कुल निकाल दीजिए। कोई बच्चा ये सोचता हो कि मुझे वोकेबलरी याद नहीं होती, मैं वोकेबलरी को छोड़ दूं मेरा हो जाएगा, नहीं। एक भी चंक, एक भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसको आपने छोड़ दिया। अगर आपने 3-4% सिलेबस ही छोड़ दिया तो आप तो वैसी लिस्ट से बाहर हो गए। एक अच्छी पॉजिटिव बात भी बताता हूं कि बेशक फॉर्म भरने वाले 25 लाख हैं, लेकिन इन 25 लाख में से मात्र, अगर ढूंढ के निकालो तो मात्र 1 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जो नौकरी लेने के काबिल हैं। 1 लाख ही सीरियस बच्चे हैं, बाकी सब टाइम पास हैं। बाकी बच्चों का जन्म केवल बैच खरीदने के लिए, फीस भरने के लिए, जनगणना करवाने के लिए और ठेला लगाने के लिए, बस इन कामों के लिए हुआ है। बाकी उनका इस दुनिया में आने और जाने का कोई औचित्य नहीं है। इन 25 लाख बच्चों में से मात्र 1 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, सीरियस होकर पेपर देते हैं, है ना, जो सारा सिलेबस पढ़ते हैं, बैच कंप्लीट करते हैं, बेवजह के डाउट नहीं पूछते, बेवजह का दिमाग को परेशान नहीं करते, मुर्दे की तरह 1 साल तक तैयारी करते, नौकरी लेते, निकल जाते हैं। बाकी 25 लाख में से 24 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म, मैं बता रहा हूं किस लिए हुआ है, केवल बैच खरीदना, इस टीचर का बैच खरीदा, उसका बैच खरीदा, उसका बैच खरीदा, पढ़ा कुछ नहीं, नई कॉपी किताब खरीदना, मां बाप के पैसे खराब करना, पॉल्यूशन फैलाना, देश का अनाज खत्म करना, प्रदूषण फैलाना और आखिर में जाकर ठेला लगाना या कोई छोटी मोटी नौकरी करके जीवन के समाप्ति की ओर बढ़ जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, बस इसके लिए उनका जन्म हुआ। और बीच में कहीं जनगणना आएगी तो जनगणना में उनकी काउंटिंग हो जाएगी। मात्र 1 लाख बच्चे ही सीरियस हैं। मैं आपको बताऊं कि जो भी नए बैच होते हैं, नए बैच में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी संख्या हमेशा आने वाली वैकेंसी से ज्यादा होती है, लेकिन बैच खत्म होने तक मात्र 15-20% बालक है जो उस बैच में जिंदा बचते हैं। चाहे मैं ऑफलाइन में तो और हालत खराब है, ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करूं मेरे दोस्त, जो भी नया बैच शुरू होता है तो बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन बैच खत्म होने तक 15-20% बालक ही जिंदा बचते हैं। बाकी बालक या तो तैयारी छोड़ देते हैं या उधर उधर किसी कामों में लग जाते हैं, होना उनका कुछ भी नहीं है। तो कंपटीशन ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से बहुत कम है, बस बच्चा सीरियस होना चाहिए, सीरियस। ठीक है, ये मुझे छोटी सी बातें आपको बतानी थी, यानी कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है तो कट ऑफ को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करें। ठीक है, चलिए, सच्चाई यही है, ये बातें बताई नहीं जाती बच्चों को, मीठी मीठी बातें बताई जाती हैं केवल, लेकिन मीठी मीठी बातें बता के, मीठी बातें तो सब जानते ही हैं, जो हकीकत कड़वी बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखिए सीपीओ मैथ के दम पे क्लियर नहीं होता, सीपीओ क्लियर होता है मेरे दोस्त इंग्लिश के दम पे। सीपीओ में मैथ आपको नहीं भी आएगा या बहुत कम आएगा तो भी आप कर लोगे, बस इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश और फिजिकल के दम पे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम चैप्टर का नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मैं इसमें आपको 2 शीट कराऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ। 2 शीट कराऊंगा, पहली शीट में केवल एलसीएम होगा, दूसरी सीट में एचसीएफ और मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे। मिसलिनियस मतलब एलसीएम एचसीएफ के मिक्स सवाल। तो इस चैप्टर की 2 शीट होंगी, पहली शीट में केवल एलसीएम होगा, दूसरी सीट में एचसीएफ और मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे। पूरे चैप्टर में मैं आपको 125 से ज्यादा सवाल सॉल्व करवाऊंगा, 125 प्लस से ज्यादा सवाल सॉल्व कराऊंगा। जितना मैं करवाऊं उतना काफी है। इन 125 सवाल में हर एक टाइप कवर हो जाएगा,
हर टाइप कवर होगा, यानी कि आपको घर पे जाके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको प्रीवियस सर का कोई सवाल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई पीडीएफ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, केवल आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप क्लास देके रिवीजन करें। जो मैं बैच में पढ़ाता हूं टाइम लेके पढ़ाता हूं, धीरे धीरे लेकिन संपूर्ण पढ़ाता हूं, संपूर्ण। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो जितने भी प्री के पेपर होते हैं आजकल उनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन में या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम एक सवाल इस चैप्टर का आएगा। अगर आप मेंस का पेपर दोगे तो मेंस में 30 सवाल आते हैं, 30 में से या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एलसीएम एचसीएफ का, या एक ही सवाल आएगा। ठीक है, लेकिन जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, स्टेट एग्जाम हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, अगर हम स्टेट एग्जाम की बात करें या रेलवे के पेपर की बात करें, आप कोई भी पेपर दो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल का, ठीक है, या फिर जेई का पेपर दीजिए मेरे दोस्तों, एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। लेकिन एसएससी में सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है बेटे, ये ऐसा चैप्टर है जिसपे आसान से आसान सवाल भी बनता है और कठिन से कठिन सवाल भी बनता है जी। सीडीएस का जो पेपर है मेरे दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चन में से 2 से 4 सवाल एलसीएम एचसीएफ से हमेशा आते हैं, हमेशा हमेशा। ठीक है बेटा, सीडीएस में सीपीओ का जो पेपर है मैं उसकी बता रहा हूं, क्योंकि सीपीओ थोड़ा ना डिफेंस वाला है तो इसमें वेटेज होता है। सीपीओ में 50 क्वेश्चन है और 50 में से भी 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एलसीएम एचसीएफ के होते हैं, 2 से 3 सवाल हमेशा होंगे। राज ऋषि कह रहे हैं सर आपका आशीर्वाद से मेरा सीपीयू में सीआईएसएफ एसआई में हो गया, आपसे मिलने कहां से मिले? अरे वाह राज ऋषि, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा बेटा। ओके चलिए, तो ये मुझे आपको बताना है एलसीएम। ठीक है ना, 2 शीट इस पे होंगी, शांति से पढ़िएगा, समय लगेगा पढ़ने में। आगे चलते हैं, अब मेरे दोस्तों शुरू करते हैं कंसेप्ट। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी इस चैप्टर के बारे में। कंसेप्ट, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई एलसीएम समझने से पहले, एक सेकेंड, एलसीएम समझने से पहले आप ये समझो मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल, मल्टीपल हिंदी में कहते हैं इसे गुणक। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हम इसको हिंदी में कहते हैं गुणक। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल, जैसे मेरे प्यारे दोस्त हमने आपके सामने मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, एक संख्या लिख ली 36। मैंने आपके सामने एक संख्या लिख ली मेरे दोस्तों 36, 36, 36 मैंने आपके सामने एक संख्या लिख ली। तो आप मुझे ये बताओ कि 36 के मल्टीपल या गुणक क्या होते हैं? तो वो संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 36 से भाग होती हैं उन्हें 36 के मल्टीपल कहते हैं या गुणक कहते हैं। यानी कि 36 का पहाड़ा, 36 का पहाड़ा, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, है ना, 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 छिक्का 216, 36 सत्ते 252। ये होते हैं मेरे दोस्तों 36 के मल्टीपल यानी कि गुणक। ये वो सभी संख्याएं हैं जो 36 से भाग होती हैं, इन्हें हम 36 के मल्टीपल या गुणक कहते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि ध्यान से देखो तो 36 का पहाड़ा है, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 ते 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 छिक्का 216, 36 सत्ते 252। मल्टीपल समझ में है? किसी भी संख्या का मल्टीपल मतलब वो संख्याएं जो 36 से पूरा पूरा भाग हो जाएं, वो संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग हो, हम उन्हें मल्टीपल कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या के इनफाइनाइट अनंत मल्टीपल होते हैं, किसी भी संख्या के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। बताओ, ये 36 का पहाड़ा करते रहो कभी खत्म थोड़ ना होगा, ये 36 का पहाड़ा करते रहो कभी खत्म थोड़ ना होगा। तो किसी भी संख्या के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, अनंत मल्टीपल होते हैं। सभी को समझ में आ गया मल्टीपल क्या होता है?
ठीक है, सभी को समझ में आ गया। मल्टीपल 2, 4, 8 भी मल्टीपल होंगे 36 के? नहीं गुंजन, बिल्कुल नहीं। जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना सुनो, अपने मन से बिल्कुल मत हिसाब लगाओ कुछ भी। वो संख्या, मल्टीपल का क्या मतलब है सुना नहीं क्या आपने? गौर से अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो आप? जो मैं कह रहा हूं केवल उतना सुनिए, ठीक है भाई। वो संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग होती हैं, वो उस संख्या का मल्टीपल कहलाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 36, ये 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, ये वो संख्याएं हैं जो 36 से पूरा पूरा भाग होंगी। तो ये सब संख्याएं क्या है? 36 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब पिताजी, ऐसे समझिए, मल्टीपल मतलब पिताजी। ये 36 को अपने अंदर धारण करे हुए हैं। समझ में आया? क्लियर है? मल्टीपल मतलब टेबल। क्लियर? मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट, अब बताओ एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान सुनिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम क्या होता है? देखो, एलसीएम एक संख्या का नहीं निकाला जाता बेटा, एलसीएम निकाला जाता है दो या दो से ज्यादा संख्याओं का, दो या फिर दो से ज्यादा संख्याओं का। एलसीएम का मतलब है, एलसीएम की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग होती है, एलसीएम कहलाती है। वह द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी, कॉमन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणक गुणक। तो नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से भाग होती है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है, एलसीएम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमको दो संख्याएं दी गई हैं, एक 36 और दूसरी मान लेते हैं 45। एग्जाम्पल के लिए आपको दो संख्याएं दी गई है मेरे प्यारे भाई, एक संख्या मैंने मान ली 36 और एक दूसरी संख्या भैया 45। ये मैं अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है बेटे। चलिए आप बताओ, जैसे मैंने 36 के मल्टीपल लिखे वैसे ही 45 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर 45 एकम 45, 45 दूनी 90 है, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 45 पंजे 225, और इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये आगे चलता जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये 36 के मल्टीपल हैं, ये 45 के मल्टीपल हैं। मैं पूछता हूं कि 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 36 45 का एलसीएम क्या होगा? हम आपसे ये पूछते हैं मेरे प्यारे भाई। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बड़े प्यार से आप लोग। तो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, शब्दों को सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 36 से और 45 दोनों से भाग हो जाए, उसे हम एलसीएम कहेंगे। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 36 से और 120 दोनों से भाग हो जाए। कॉमन शब्द का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 36 से भी भाग हो जाए और 45 से भी भाग हो जाए, वो 36 और 45 का एलसीएम होगी। अगर आप यहां गौर से देखो, ये 36 के मल्टीपल है, ये सारी संख्याएं 36 से भाग हो रही हैं। अगर आप गौर से देखो, ये 45 के मल्टीपल, ये सभी संख्याएं 45 से भाग हो रही हैं। इन दोनों में मुझे ये बताओ, सबसे छोटा ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है? इन दोनों पहाड़ों में मुझे सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जो 36 से भी कट रहा हो, 45 से भी कट रहा हो? 36 नहीं है, 72 नहीं है, 108 नहीं है, 144 नहीं है, 180। 180 मेरे प्यारे भाई मुझे अकेला ऐसा नंबर दिख रहा है, ध्यान सुनेगा। 180 मुझे अकेला ऐसा नंबर दिख रहा है जो सबसे छोटा है,
36 से भी भाग हो रहा है और 45 से भी भाग हो रहा है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 180 ही 36 और 45 का एलसीएम है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 90 नहीं है देवेश जी, 90 नहीं है। 36 और 45 का 180 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 36 से भी भाग, देखो फर्क है, 36 से भाग होना और 36 को भाग करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल अलग चीजें हैं बेटे। ठीक है ना? आप बताओ, ये 36 के मल्टीपल हैं, ये 45 के मल्टीपल हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, सबसे छोटी। वह सबसे छोटी संख्या जो 36 से भी भाग हो, 45 से भी भाग हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आप कहोगे सर 180, 180। 180 ऐसा नंबर है जो 36 से भी भाग होता है पूरा का पूरा। अगर आप 180 को 36 से भाग दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, पूरा का पूरा 5 बार भाग हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा? 0। और आप 180 को अगर 45 से भाग देंगे, पूरा का पूरा 4 बार भाग हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। यानी कि 180 वह सबसे छोटी संख्या है जो 36 से भी भाग हो रही है, 45 से भी, यही इनका एलसीएम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अर्जुन कह रहा 3 भी तो हो सकता है सर। भैया अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि क्या खराब हो चुकी है? तुम 3 कहां से ले आए यार? मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल की, ना कि मैं बात कर रहा हूं फैक्टर की भाई। मल्टीपल और फैक्टर दो अलग अलग चीजें हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो 36 से भाग होती है और 45 से भाग होती है, वह एलसीएम कहलाएगी। 36 और 45 का एलसीएम 180 हो गया मेरे दोस्तों। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि एलसीएम कोई नई चीज नहीं है, संख्याओं का एक मल्टीपल ही है। तो परिभाषा समझाते हैं मेरे प्यारे भाई, कि वह छोटी से छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए कॉपी में। आशीष जी, इससे ज्यादा बेसिक मैं आपको और क्या बताऊं? आप बताओ, इससे ज्यादा बेसिक क्या बताऊं? सर 360 भी तो भाग हो रही है, फिर 180 क्यों? 101 का डाउट है बेटा। 300, मैंने क्या, आप सुनते ही नहीं मेरी बात को? अरे भाई, छोटी से छोटी लेनी है यार। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बूढ़े हो जाओ और आपको एलसीएम तक ना आता हो, इतनी उम्मीद नहीं थी। सुनते नहीं है शब्दों को, क्या कह रहे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, क्या बोल रहा हूं? द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग होती है, वो उनका एलसीएम कहलाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 360 36 से भी भाग हो जाता है, 360 45 से भी भाग हो जाता है, पर 360 सबसे छोटा नंबर नहीं है। सबसे छोटा नंबर 180 है बेटे। 180 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो 36 से भी भाग होता है और 45 से भी भाग होता है। देखो ना, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा देखने को मिला? सबसे पहले, तो सबसे पहले 180 देखने को मिला। 180 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी ने डेफिनेशन लिख ली, सभी को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ओके, अब आएगा सर हम एलसीएम निकालेंगे कैसे, क्योंकि आप कहोगे सर अगर हम इस तरीके से पहाड़ा लिख के चेक करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम इस तरीके से पहाड़े लिख के चेक करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो भैया सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब एलसीएम निकालेंगे कैसे? एलसीएम कैसे निकालें? ठीक है भैया, अगर आप ऐसे पहाड़ा लिखो फिर ये चेक करो कि भाई सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम जल्दी एलसीएम कैसे निकालें मेरे प्यारे भाई?
चलिए, तो उसके 3 मेथड हैं। ठीक बेटा, 3 मेथड है। पहला मेथड, 3 मेथड है मेरे दोस्तों। फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड है डिवीजन विधि, डिवीजन मेथड, जो हम बचपन में करते थे डिवीजन मेथड, या हिंदी में डिवीजन विधि, डिवीजन मेथड या हिंदी में डिवीजन विधि। चलिए, जैसे मैं आपको 3 संख्याएं लिखता हूं, मैं आपके सामने 3 संख्याएं लिखता हूं मेरे दोस्तों, 20, 20, 24 और 30। 20, 24 और 30, ये मैंने आपके सामने 3 संख्याएं लिखी। हम आपसे पूछते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा। 20, 24 और 30, हम आपसे पूछते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा, बताइए। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20 से भी भाग हो जाए, 24 से भी भाग हो जाए, 30 से भी भाग हो जाए। कैसे निकालते थे बच्चों बचपन में, याद है किसी को? वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम आपको निकालना है जो 20 से भी भाग हो जाए, 24 से भी भाग हो जाए, 30 से भी भाग हो जाए। तो बेटा क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे? ऐसे खींच लेते थे डंडे, ऐसे तो करते थे। मतलब किससे कट रहा है बेटा? ये 2 से कट रहा है तो काट लो। 2 से 20 10 बार कटेगा, 24 जो है 12 बार कटेगा, 30 जो है 15 बार कटेगा, ठीक है ना। फिर 2 से और काट लेते हैं, 2 से 10 5 बार कटेगा, 12 6 बार कटेगा, 15 तो कटेगा नहीं। फिर हम 2 से काट लेते हैं, 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 6 3 बार कटेगा, फिर ये 15। अब बताओ, अब किससे कटेगा बेटा? 3 और 15 कट रहे हैं, 3 से काटेंगे भाई। 3 से 5 तो कटेगा नहीं, 3 से 3 1 बार कटेगा, 3 से 15 5 बार कटेगा। अब हम किससे काट लेते हैं बेटा? अब यहां 5 आ गए, यहां 5 आएगा, एक अब 5 से काट लेते हैं। हम 5 से काटेंगे तो 5 कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा, 1। 5 से 5 को काटेंगे, 1 बार कटेगा। यानी कि हमको तब तक काटते रहना है जब तक 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। हमको तब तक काटते रहना है जब तक 1 1 1 ना आ जाए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सभी बच्चों ने बचपन में सीखा होगा। तो आप बोलोगे ये कर लिया आपने, इनकी गुणा कर दो, आप इनकी कर दीजिए गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120। ये जो नंबर यहां पे लिखे हुए हैं, इनकी आपको क्या कर देनी है मेरे प्यारे भाई? इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। गौर से देखो, 120 वह सबसे छोटी संख्या है, 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 20 से भी भाग हो रही है 6 बार, 24 से भी भाग हो रही है 5 बार, और 30 से भी भाग हो रही है 4 बार। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, 120। बताइए, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, हमने 2 से 12 को काटा ना बेटे 6 बार। ओके, ना ध्यान से सुनेगा। देखो ये चीज स्कूल में ठीक थी, ये चीज बचपन में ठीक थी, है ना। बचपन में छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालते थे। ये तरीका छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालने तो ठीक है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाएं, कॉम्प्लिकेट हो जाएं, तो ये तरीका फेल है। तो ये तरीका आज के हिसाब से आउटडेटेड हो चुका है, ये आपको नहीं करना है सवालों में, ठीक है ना। कि बहुत लेंदी मेथड है, समय बहुत ज्यादा लगता है, और बड़ी बड़ी संख्याओं पे बहुत ज्यादा कैलकुलेट